पर का जब वर्ल्ड हेरिटेज वीक बड़ौदा में मुझे आमंत्रित किया गया, जहाँ पर निमाड़ का मैंने प्रतिनिधित्व करते हुए निमाड़ी पगड़ी, निमाड़ी भोजन शैली और श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की जो समाधि है उसके ऊपर वहाँ एक प्रस्तुतिकरण अपना दिया था, आलेख प्रस्तुत किया था। यहाँ पर जो एक NGO काम कर रहा है, श्रीमंत बाजीराव पेशवा जन कल्याण समिति रावेरखेड़ी, उसके युवाओं के साथ मिलकर और हमारे निजी स्तर पर हम जो एक प्रचार के लिए अभियान एक पूरा चलाया था, जो कर सकते थे हम वो कार्य अभी तक निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश में निमाड़ कैसे चमके, निमाड़ का जो एक ब्रांड है उसकी मार्केटिंग कैसी हो, उसके ऊपर भी मेरा एक जो प्रोजेक्ट है वो निजी तौर पर अभी वर्तमान में जारी है। 5 किलोमीटर नीचे एक गांव है जिसका नाम है बकावा, वहाँ उसे मैं शिल्पग्राम के नाम से प्रमोट करता हूँ अपने लेवल पर। हम जिस स्मारक पर बैठे हुए हैं वो श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम जी का समाधि स्थल और अंतिम स्मारक है। ये जो चारों ओर हम देख रहे हैं परकोटा जो फैला हुआ है, इसे सराय कहते हैं। जब पुराने दौर में जब कोई भी महत्वपूर्ण योद्धा अथवा महत्वपूर्ण व्यक्ति का जब देहांत होता था, उनकी स्मृति में कुछ न कुछ दान दिया जाता था, निर्माण करवाया जाता था। तो उसी प्रकार से इस सराय का निर्माण नर्मदा के दक्षिण तट पर उनके सूबेदारों द्वारा मिलकर करवाया गया। नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है गौरव मंडलोई मोगावा और मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का रहने वाला हूँ। मेरा जो बाल्यकाल बीता है वो बेड़िया और सनावद में बीता है। मैंने शिक्षा और दीक्षा में इतिहास, संस्कृति, विरासत, परंपराओं संबंधित कार्य जो होते हैं उसमें मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स इन हेरिटेज मैनेजमेंट की शिक्षा अहमदाबाद से ग्रहण की है। इसके पहले मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूँ और बचपन से ही निमाड़ की संस्कृति, यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ पर पर्यटन कैसे विकसित हो, उन संबंधित विषयों में शुरू से मेरी रुचि रही और उसी के तारतम्य में मैंने ये मास्टर्स इन हेरिटेज मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया। गुरुजी, अगर हम हेरिटेज शब्द का अर्थ समझना चाहें तो हम उसे कैसे समझ सकते हैं? मित्रों, हेरिटेज शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ एक कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं है। हिंदी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हिंदी में इसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं, जैसे इतिहास, संस्कृति, विरासत, परंपराएं। दैनिक जीवन में जो हमारी जीवंत विरासत जिसे कहते हैं कि अगर हम कोई सा ऐसी रेसिपी जो हमारी दादी जी बनाती है और वो परंपरागत फैमिली में चली आ रही है, वो भी विरासत का हिस्सा होती है। अगर कोई हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई कोई बिल्ट एक हेरिटेज है, वो भी विरासत के संदर्भ में हम इसमें हेरिटेज के मायने में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो निमाड़ की जो दैनिक जीवनचर्या है, यहाँ की जो संस्कृति है, वो भी इतिहास और संस्कृति के साथ साथ विरासत का हिस्सा बनती है। आज हम हैं मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में, जहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे, दक्षिण किनारे पर खरगोन जिले में रावेरखेड़ी ग्राम स्थित है। इस रावेरखेड़ी ग्राम में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम का देहांत हुआ था, जो कि 1740 28 अप्रैल को यहाँ पर उनका देहांत हुआ था। और वो जो स्मारक आप देख रहे हैं, श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की स्मृति में बनी हुई सराय और उनका अंतिम स्मारक स्थल, समाधि स्थल जिसे कहते हैं, वो माई के तट पर स्थित है। मित्रों, नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर जहाँ पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम जी की समाधि है, उसी के सामने की ओर पहाड़ी पर आप देख पा रहे होंगे कि एक रामेश्वरम मंदिर, जो कि पेशवाकालीन रामेश्वरम मंदिर जिसे कहा जाता है, वो भी परमार शैली के एक इन्फ्लुएंस में बना हुआ है और वो ग्रामीणों की आस्था का केंद्र है। गुरुजी, ये बताइए कि निमाड़ की संस्कृति को बचाने के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं? जैसा कि आपने पूछा, निमाड़ की धरोहर को बचाने के लिए या निमाड़ में संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं, तो वर्ष 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से टाइम्स पैशन ट्रेल्स का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में, जिसमें मालवा, निमाड़ और बुंदेलखंड क्षेत्र की जो भी रॉयल रेसिपीज़ हैं, जो शाही खानदानों में जो खाना परोसा जाता है, उसके ऊपर एक वो पूरा ट्रैवल सीरीज़ था, जिसमें मालवा और निमाड़ की जो भोजन शैली है, यहाँ का जो फूड रेसिपीज़ हैं,
जो कि रॉयल फैमिलीज़ में भी खाई जाती थी और सामान्य लोगों के द्वारा भी खाई जाती थी, उसके ऊपर मैंने एक शोध किया था जिसमें पूरे भारत भर से करीबन 40 चुने हुए कैंडिडेट्स आए थे और उनके सामने वो परोसा गया था। तो वहाँ से एक मध्य प्रदेश के बाहर वाले लोगों से मेरा एक इंटरेक्शन शुरू हुआ विरासत के संबंध में। इसी के साथ साथ उसी दौरान में श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की जो समाधि है रावेरखेड़ी में, उसके प्रचार हेतु फेसबुक पर करीबन 2013-14 से एक पूरी मुहिम हम लोगों द्वारा छेड़ी गई थी, जिसमें रावेरखेड़ी ग्राम के ही अनिल बिरला जी भी शामिल हैं और मेरे द्वारा भी फेसबुक पर कई पोस्ट और अलग अलग आर्टिकल्स शेयर किए गए थे, लिखे गए थे और न्यूज़पेपर्स के जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे प्रेस के साथी हैं, उनकी ओर से भी बहुत से सहयोग रहा और वो जो सिलसिला चल पड़ा है तो उसकी वजह से आज जो और भी उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, अलग अलग NGOs हैं, अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, MP टूरिज़्म की ओर से भी कोऑपरेशन मिला है, सपोर्ट मिला है, डिस्ट्रिक्ट का जो टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल है उनकी ओर से भी सपोर्ट मिला है और गांव के जो लोग हैं उनकी ओर से भी एक युवा तरुणाई जो है और भी दूसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता बोल दें, हम राजनीतिक कार्यकर्ता बोल दें, जनप्रतिनिधियों की ओर से सहयोग मिला। तो यहाँ पर ग्राम में ये जो पूरा माहौल बना लोगों के द्वारा, तो पुल का निर्माण करवाया गया नदी पर। फिर जो अप्रोच रोड है उसके ऊपर भी शासन की ओर से सहयोग मिला है। अभी वर्तमान में आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं शिवराज सिंह जी चौहान साहब, वो भी आने वाले हैं और यहाँ पर जो विकास कार्य प्रस्तावित है उनका कहीं ना कहीं निरीक्षण करने वाले हैं। तो एक ये खुशखबरी भी है हमारे लिए और हमारे लिए गर्व की बात भी है कि हमारे निमाड़ क्षेत्र की एक जो धरोहर है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय पटल पर जाने की जो क्षमता रखती है, उसके ऊपर अब काम शुरू हो चुका है। निमाड़ में पर्यटन की जो संभावना है वो अपार है। निमाड़ में ना सिर्फ प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहरों की भी भरमार है। जैसे कि हम अगर निमाड़ क्षेत्र की बात करें, इसमें ऊन भी आता है। नागलवाड़ी का जो प्राचीन धाम है वो भी पर्यटन के क्षेत्र से, पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिरवेल महादेव हुआ, हमारे ओमकारेश्वर के जो परमारकालीन मंदिर है। इसके अलावा जो धार्मिक पर्यटन में हम महेश्वर की बात करें, नर्मदा किनारे जो नर्मदा परिक्रमा होती है उसकी बात करें, हनुमंतिया में जल महोत्सव का एक वो पूरा सिलसिला शुरू हुआ है पिछले 5 सालों में। सैलानी टापू है। इसके अलावा हम नीचे की ओर जाएंगे तो चोली में मंदिर है काफ़ी सारे, महेश्वर के पास संत सियाराम बाबा भट्टियान है। अभी हम जिस स्थान पर है श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि, ये तो महत्वपूर्ण एक केंद्र बिंदु है ही। इससे जुड़े हुए आसपास के गांव में भी 5-7 ऐसे लोकेशंस जो आइडेंटिफाई करके हमने हेरिटेज टूरिज्म सर्किट के लिए प्रपोज किए हैं। गवर्नमेंट को भी प्रपोज किया हुआ है और निजी स्तर पर भी मैं उसके लिए कार्यरत हूँ, अपना शोध जारी है। तो नीचे गांव पड़ता है, 5 किलोमीटर नीचे एक गांव है जिसका नाम है बकावा। वहाँ उसे मैं शिल्पग्राम के नाम से प्रमोट करता हूँ अपने लेवल पर, जहाँ पर जब भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है उसकी स्थापना करने के बाद वो आध्यात्मिक या धार्मिक पर्यटन में हम उसको शामिल कर पाएंगे। लेकिन जब तक वो जब बन रहे हैं, नर्मदा से जो नर्मदेश्वर पत्थर निकलता है, उसका शिवलिंग का निर्माण होता है, वो पूरा शिल्प कला जो है वो उस गांव में ही मात्र पूरे जो नर्मदा का जो पूरा परिक्षेत्र है उसमें मात्र उस गांव में ही उसका निर्माण कार्य नर्मदेश्वर शिवलिंग का किया जाता है। और उन पक्के पत्थरों का जो छिलाई की प्रक्रिया है, जो पॉलिश करने की प्रक्रिया है, जो पूरी तराशनी की प्रक्रिया है, उसको वहाँ पर नामदेव परिवार, डॉक्टर शाह और विभिन्न जो कर्मा परिवार है, ऐसे काफ़ी सारे परिवार हैं जो वहाँ पर इसके ऊपर निर्भर होकर जीवन यापन अपना कर रहे हैं। और यहाँ की जो संपदा है, ऐतिहासिक धरोहरों को प्रचार करने के साथ साथ जो धार्मिक रूप से भी इस चीज़ को आगे ले जा रहे हैं। जो विरासत संबंधित कार्य मैंने बताया, निमाड़ में रहते हुए मैंने मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी निमाड़ के प्रचार हेतु जो कार्य किए, उसमें वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो बड़ौदा में हुआ था 2015 में, वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ वो भी एक महत्वपूर्ण अहम समय रहा 2015 नवंबर का, जब वर्ल्ड हेरिटेज वीक बड़ौदा में मुझे आमंत्रित किया गया, जहाँ पर निमाड़ का मैंने प्रतिनिधित्व करते हुए निमाड़ी पगड़ी, निमाड़ी भोजन शैली और श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की जो समाधि है उसके ऊपर वहाँ एक प्रस्तुतिकरण अपना दिया था, आलेख प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में भी एक रुचि जागी, गुजरात में भी, क्योंकि गायकवाड़ जो राज परिवार है वो कहीं ना कहीं बाजीराव पेशवा जी के अंडर ही उनका एक सूबेदारी में नियुक्ति हुई थी। और उसके बाद में फिर उस राज परिवार से भी उनके जो वंशज हैं उनका यहाँ पर आना हुआ था 2016 की जनवरी में। और
तब एक वो पूरा 7 दिन की एक प्रचार की मुहिम चलाई गई। हमने उस समय के जो तत्कालीन कलेक्टर थे आदरणीय दुबे जी, उनसे जाकर एक मीटिंग करी थी। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी। यहाँ पर जो एक NGO काम कर रहा है, श्रीमंत बाजीराव पेशवा जन कल्याण समिति रावेरखेड़ी, उसके युवाओं के साथ मिलकर और हमारे निजी स्तर पर हम जो एक प्रचार के लिए अभियान एक पूरा चलाया था, जो कर सकते थे हम, वो कार्य अभी तक निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश में निमाड़ कैसे चमके, निमाड़ का जो एक ब्रांड है उसकी मार्केटिंग कैसी हो, उसके ऊपर भी मेरा एक जो प्रोजेक्ट है वो निजी तौर पर अभी वर्तमान में जारी है। हमारी पृष्ठभूमि में अभी श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की स्मृति में बनी हुई सराय दिखाई दे रही है और उसका जो परकोटा है जिसमें हवा के प्रवाह हेतु खिड़कियां बनी हुई हैं, जिसमें पहले कभी लकड़ी की खिड़कियां भी बनी हुई थी। अभी ये जो हमने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये पेशवा काल में ही बनी हुई थी। इसे शिंदे वंशजों ने बनाया था, जो कि ग्वालियर के सिंधिया वर्तमान में वंश जिसे हम कहते हैं, उन लोगों ने बनाया था। और रावेरखेड़ी जो गांव है अथवा ये जो स्थान है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से नर्मदा को पार करना बहुत ही आसान था। यहाँ पर जून जुलाई तक, जो एक जनवरी से जून जुलाई तक का जो समय है, वहाँ पर उस दौरान जो नर्मदा क्रॉस करना है वो आसान होता था। नर्मदा छिछली हुआ करती थी। और अगर आप कैमरा घुमा पाए मित्र, तो ये जो नर्मदा जी का जो एरिया है और सामने की ओर एक बेट दिखाई दे रही है, ये जो टापू है ये बेट, इसे बेट कहते हैं। और जो बेट है वहाँ पर बीच में, नर्मदा के बीच में टापू के जैसा वो बेट होता है। वहाँ पर जो सेना है अपनी रसद सामग्री के साथ, हथियारों के साथ, अपने पशुओं के साथ, घोड़े हैं, हाथी है, जो भी सामान है ट्रैवल करने के लिए, उन चीज़ों को 2 टुकड़ों में क्रॉस करते हुए यहाँ से पार जाया जा सकता था। उस ज़माने में पुल नहीं हुआ करते थे, तो नदी को आपको मतलब वॉक करके या तैर के ही पार करना होती थी। और उस दौरान क्योंकि जल स्तर कम होता था तो यहाँ से पार करना आसान होता था। तो दक्कन दरवाज़ा जिसे बुरहानपुर जो वर्तमान में कहा जाता है, बुरहानपुर से आते हुए पूरी सेनाएं जो है हरदा हांडिया की ओर से या तो नर्मदा क्रॉस करती थी अथवा रावेरखेड़ी होते हुए क्रॉस करते हुए इंदौर की ओर, जो है मालवा अंचल की ओर जाती थी। इंदौर उस समय में इतना प्रख्यात नहीं था। उस समय मांडू एक महत्वपूर्ण स्थान था, तो मांडू जाम घाट के रास्ते भी जाया जाता था, अमझेरा के रास्ते भी जाया जाता था, मानपुर के रास्ते। तो ये जो 2-3 लोकेशंस जो पुराने जो ट्रेड रूट्स रहे हैं या फिर वॉरफेयर के लिए जो रूट्स रहे हैं, वो गोरिल्ला वॉरफेयर करने वाले मराठा सैनिकों के हिसाब से बहुत ही ये आसान और एक स्ट्रेटेजिक रास्ता हुआ करता था। इस सराय का निर्माण 1740 में जब बाजीराव पेशवा की मृत्यु हुई उसके बाद करवाया गया। इसके इस परकोटे के अंदर मुख्य समाधि स्थल है, जहाँ पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम साहब की अस्थि कलश का स्थापना की गई है। और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और भारत भर से श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम साहब के जो अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं, उनकी वीरता और पराक्रम और शौर्य का जिन्होंने गुणगान किया हुआ है अथवा जो लोग जानते हैं उनका पराक्रम क्या है, वो अपना शीश नवाने के लिए साल में एक बार या विभिन्न आयोजनों पर यहाँ पर अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं। श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम साहब का जन्म जो था वो 18 अगस्त 1700 में हुआ और 28 अप्रैल 1740 की 40 वर्ष की अल्पायु में 41 युद्ध लड़ने के बाद अजिंक्य योद्धा रण पंडित श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम साहब का इस निमाड़ की धन्य धरा पर उनका अवसान हुआ। गौरव जी, आप इस स्मारक के बारे में थोड़ा बताइए। तो अश्विन जी, हम जिस स्मारक पर बैठे हुए हैं वो श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम जी का समाधि स्थल और अंतिम स्मारक है। ये जो चारों ओर हम देख रहे हैं परकोटा जो फैला हुआ है, इसे सराय कहते हैं। जब पुराने दौर में जब कोई भी महत्वपूर्ण योद्धा अथवा महत्वपूर्ण व्यक्ति का जब देहांत होता था, उनकी स्मृति में कुछ न कुछ दान दिया जाता था, निर्माण करवाया जाता था। तो उसी प्रकार से इस सराय का निर्माण नर्मदा के दक्षिण तट पर उनके सूबेदारों द्वारा मिलकर करवाया गया। उस दौरान 1740 के आसपास यह क्षेत्र पिंडारियों की आबादी से भी मतलब काफ़ी यहाँ पर उनकी आमद थी। इसके अलावा ये होलकर और सिंधिया दोनों सूबेदारों के अंतर्गत आता था। कुछ टेरिटरी सिंधियास के पास थी, कुछ टेरिटरी होलकर के पास थी। लेकिन इस जो समाधि स्मारक क्षेत्र है, इसके लिए 3 गांव इनायत किए गए थे और 3 गांव जो पेशवाई ने अपने पास रखे, पेशवाई अर्थात पुणे। तो पुणे के अंतर्गत 3 गांव थे और उसके बाद में जो दूसरी लैंड थी, दूसरी जो रेवेन्यू एरिया था, वो स्टेट्स जो सूबेदार थे उनके पास रखी गई थी। ये जो स्मारक है 1740 में इसका निर्माण मतलब जहाँ पर उनके अस्थि कलश रखे गए थे,
उसका निर्माण 1740 के बाद हुआ गया। यह पत्थर और चूने की एक मिश्रित जो शैली होती है उससे इसका निर्माण किया गया है। बारिश की वजह से क्षरण हुआ है पत्थरों में, और ये वर्तमान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीनस्थ यह स्मारक है। गुरुजी, आप बताइए, आप इस समाधि स्थल से कितने समय से जुड़े हुए हो? तो अश्विन जी, मैं बताना चाहूँगा कि बचपन से मेरा ये संस्कृति के प्रति एक रुझान रहा है। स्कूल के दौरान भी मैं निमाड़ी नाट्य जो शैली होती गम्मत, उसमें मैं भाग लिया करता था। मेरी जो शिक्षा हुई है वो एक CBSE स्कूल से हुई, इंग्लिश मीडियम, लेकिन उसके बावजूद निमाड़ की धरती से और निमाड़ की संस्कृति से जो प्रेम था वो बचपन से ही कहीं ना कहीं एक लगाव था। परिवार की ओर से भी वैसी परवरिश और संस्कार मिले। साथ ही साथ जब मेरा एक्सपोजर थोड़ी सी बाहर की दुनिया से हुआ, इंटरनेट की दुनिया से हुआ, तो तब मुझे पता चला कि श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम कौन थे और कितनी बड़ी शख्सियत थी। क्योंकि इस क्षेत्र में उनके बारे में इतना प्रचार नहीं था। यहाँ पर कार्यक्रम जरूर होते थे, पिछले 20 सालों से यहाँ कार्यक्रम होते आ रहे हैं, विभिन्न संगठन करा रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य वो कर रहे हैं, किंतु इसका जो प्रचार है, युवाओं तक पहुँचने की बात है अथवा पर्यटन की दृष्टि से देखने की बात है, तो उसके लिए हमने 2014 से एक मुहिम शुरू की। सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक और दूसरे जो प्लेटफॉर्म से ब्लॉग्स के द्वारा इसका प्रचार शुरू किया। विभिन्न नर्मदा परिक्रमावासी भी यहाँ पर आते थे समय समय पर, उन्होंने भी इसके ऊपर लिखना शुरू किया। फिर विभिन्न आयोजनों में मैंने प्रतिनिधित्व निमाड़ का करते हुए इस समाधि स्मारक के बारे में बातें करना शुरू की। उसी तारतम्य में वर्ल्ड हेरिटेज वीक जो बड़ौदा में हुआ, फिर अहमदाबाद में हुआ, फिर वहाँ से मुझे जानकारी मिली कि ऐसा कोई कोर्स भी है। तो मैंने उस एक हेरिटेज मैनेजमेंट का कोर्स भी ज्वाइन किया, और फॉर्मल जो मेरी डिग्री है वो मास्टर्स की मैंने हेरिटेज मैनेजमेंट में ही ली। तो उसकी जो मैं एक इंस्पिरेशन मानूंगा वो इस स्मारक स्थल और श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम साहब को मानूंगा, और उसका श्रेय भी इन्हीं को दूंगा, क्योंकि उन्हीं की एक जो इस क्षेत्र को आगे पर्यटन की दृष्टि से कैसे लाया जाए, निमाड़ को एज ए ब्रांड हम कैसे प्रस्तुत कर सके, इसकी मार्केटिंग कैसे हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ की निमाड़ की जो क्यूजिन है, निमाड़ का जो भोज है, रहन सहन है, यहाँ की जो किसानों की जो जीवन शैली है, यहाँ की जो खेती की पद्धति है, इसके अलावा यहाँ पर इतने सारे धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, या फिर जो तीर्थ स्थल हम कहें, तो जो कि लोक परंपरा और शास्त्रीय परंपरा दोनों में जो लोक गायन हुआ, यहाँ का जो एक नृत्य शैली हुई, यहाँ के त्यौहार हुए, तो इन सब चीज़ों में एक वो पढ़ना लिखना मेरा जारी रहा। मैंने इसके ऊपर विभिन्न लेख भी लिखे हैं समय समय पर, और मेरा इस निमाड़ की जो विभिन्न संबंधित वस्तु हैं उसके ऊपर एक संग्रह भी है। स्पेसिफिकली जो अगर मैं बात करूँ जब निमाड़ के संदर्भ में बाजीराव पेशवा जी की समाधि की, तो इस समाधि स्थल से संबंधित कुछ दस्तावेज वगैरह भी मैंने संग्रहित किए हैं। श्रीमंत बाजीराव पेशवा साहब के जीवन से संबंधित कुछ छोटी छोटी स्मृतियाँ भी मैंने अपने संग्रह में रखी है, और तो उसमें से कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, ये 2004 में एक स्टैम्प इशू हुआ था, तो पोस्टल स्टैम्प कहते हैं इसे। तो 2004 में श्रीमंत बाजीराव पेशवा साहब प्रथम के जीवन के ऊपर एक उनकी चित्र के साथ ये पोस्टल स्टैम्प इशू हुआ था, जिसमें वो अश्वारूढ़ है, अश्व के ऊपर बैठे हैं, हाथ में हथियार लिए हुए हैं। उसी का जो दूसरा फर्स्ट डे कवर, प्रथम दिवस आवरण, ये इसमें भी बाजीराव पेशवा साहब का चित्र है। और ये जो है, ये मूर्ति पुणे के शनिवार वाड़ा के बाहर लगी हुई है, प्रचार का। तो ये भी मेरे संग्रह में मैंने अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया दोनों चीज़ों को। और श्रीमंत बाजीराव पेशवा साहब के उनका जो दूसरा विवाह हुआ वो मस्तानी बाई साहब से हुआ। पहला तो काशीबाई माँ साहब थे, जो दूसरा विवाह हुआ तो वो कैसे छत्रसाल बुंदेला की रक्षा करने के बाद उनको मतलब मस्तानी बाई साहब को ब्याह के लाए थे। तो ये छत्रसाल साहब के ऊपर भी एक डाक टिकट इशू हुआ था 1987 में, 87 में मेरे संग्रह में। तो बाजीराव जी के जीवन संबंधित कुछ अगर एलिमेंट है तो वो सब मैं धीरे धीरे कलेक्ट करके मतलब अपने कलेक्शन में रखा है। और आशा है कि भविष्य में जब कभी भी कोई भी संग्रहालय स्थापित होता है, अथवा मेरा जो निजी संग्रहालय मैं एक हाउस म्यूज़ियम के जैसे डेवलप करना चाहता हूँ, उसमें इन चीज़ों को मैं ज़रूर प्रदर्शित करूँगा। क्योंकि ये निमाड़ की जो संस्कृति रही है, यहाँ का इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं उसका परिचायक है और उससे भी जुड़े हुए हैं। आप मेरे सिर पर जो पगड़ी देख रहे होंगे, मैंने ये भी शुरू किया है, निमाड़ी पगड़ी को धारण करना या उससे सिखाना। लोगों को मैं सिखा भी रहा हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, निमाड़ी पगड़ी, साफा, टर्बन्स। तो ये इन सब विषयों पर मेरा कार्य 2014 से लगभग फॉर्मल रूप से शुरू हुआ,
और इस समाधि को अब हम और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कार्यरत हैं, और भी संगठन कार्यरत हैं। निजी तौर पर मैं 2014 से इससे जुड़ा था। मित्रों, अभी हम हैं उस स्थान पर जहाँ से नर्मदा को 1740 के दौर में पार किया जाता था। ये है वो भेंट स्थल जो रावेरखेड़ी और रावेरखेड़ी के पार वाली जो स्थान है, उसके बीच में नर्मदा जी के बीच में जो एक टापू वाला स्थान है, ये वो भेंट है। यहाँ पर पूरी सेना आती थी, वो यहाँ पर विश्राम करते हुए एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हुए पूरी सेना यहाँ से पार होती थी। तो वहाँ से उस मेन लैंड से इस आइलैंड तक आती थी सेना या सामग्री अथवा व्यापारी बंधु जो भी होते थे, यहाँ तक आते, यहाँ से फिर विश्राम लेते हुए आगे की ओर जाते थे।